नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को और बिहार करंट अफेयर्स की नवंबर मंथ की हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। नवंबर महीने की ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट पर सारा लिंक्स आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स भी सब कुछ मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको पता ही है कि हम लोग ये जो वीडियो है आपके जितने भी बिहार से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को देखिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सब देख सकते हैं। ये न्यूज़ हम लोग जो है मेनली कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है उसको कवर करते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फंड्स रिलीज फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो मेनली रिलीज किया गया है। तो ये 16 नवंबर का हुआ था बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी। एंड कहाँ पे ये हुआ था ऑर्गेनाइज, तो बापू ऑडिटोरियम पटना में हुआ था। ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है इसमें जो भी बेनिफिशियरीज है ना, जिनको ट्रेनिंग मिल चुका है, ठीक है, जो बेसिकली ये किस लिए था, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगी वैसे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स को या जो बिजनेस करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत कम रेट पे एक तरह से लोन देगी टू द एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो कितना देगी, तो 10 लाख रुपया हर एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। तो 10 लाख में जो पहला इंस्टॉलमेंट है ना, तो 10 लाख जो है ये 3 हिस्सों में आएगा, 3 इंस्टॉलमेंट में आएगा। पहला इंस्टॉलमेंट 4 लाख आएगा, फिर दूसरा भी 4 लाख का, फिर 2 लाख आएगा थर्ड और आखिरी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो 4 लाख वाला जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो जो चीफ मिनिस्टर जी है वो दे चुके हैं। ठीक है, और ये पता ही होगा कि स्टार्टेड बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट टू प्रमोट न्यू एंटरप्राइजेस इन द स्टेट। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 10 लाख लोन। ठीक है, फॉर द पीपल इन इंडस्ट्रीज एंड 50% सब्सिडी इज ऑल्सो गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% जो है सब्सिडी है। फिर 25,000 जो है जो एंटरप्रेन्योर्स को चूज किया गया उनके ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी उसमें भी खर्चा हुआ है लगभग 25,000 रुपया। ठीक है, and ये जो लोन है 10 लाख का जो लोन है बेसिकली वो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, उनको जो जो भी लाभार्थी है उनको 7 साल के अंदर में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बता चुका हूँ 3 इंस्टॉलमेंट 4-4 लाख का पहला 2 और आखिरी वाला जो है 2 लाख का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुबनी टॉप्स एंड नालंदा इज एट द बॉटम इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू डिपार्टमेंटल स्कीम्स टू द पीपल। ठीक है, तो ये किसके लिए बात किया जाता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्सेज से है। ठीक है, उन्होंने रैंकिंग बेसिकली रिलीज की है जिसमें मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पे आता है फॉर प्रोवाइडिंग द डिपार्टमेंटल स्कीम्स, बेनिफिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल स्कीम्स, एंड नालंदा कम्स लोएस्ट या बॉटम में आता है नालंदा। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि पहले के 5, टॉप 5 और बॉटम 5 वो दोनों डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। तो पहले जो 5 है, सबसे पहले तो पता ही है मधुबनी फर्स्ट पे, सेकंड इज दरभंगा, तीसरा समस्तीपुर, चौथा सीतामढ़ी और पांचवा जो है भभुआ। ठीक है, तो ये टॉप 5 है जो डिपार्टमेंटल ऑफ लेबर रिसोर्स से रिलीज हुआ डेटा। ये टॉप 5 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है। और पीछे से कितने हैं, तो सबसे जो पिछड़ा है, ठीक है, तो वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा, बांका, लखीसराय, भोजपुर एंड भागलपुर। ठीक है, तो ये पीछे से आते हैं। ठीक है, पीछे से ये टॉप कर रहे हैं। और पटना जो है 6ठे नंबर पे है पीछे से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना जो है पीछे से है 6ठे नंबर पे। तो पहले के 5 और आखिरी के 5 ये पता होना चाहिए, और पटना जो कैपिटल सिटी है उसका भी पता होना चाहिए। और ये किस बेसिस पे किया जाता है, तो 9 पैरामीटर्स है और 9 पैरामीटर्स के बेस पर ही रैंकिंग्स निकाली जाती है। बेसिकली क्या होता है, 100 मार्क्स होता है। ठीक है, आउट ऑफ 100 मार्क्स में जिसको ज्यादा मार्क्स मिलेगा वो टॉप पे आया होगा, जिसको कम मिला होगा वो ऑब्वियसली पता ही होगा। तो अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसको अलग अलग मार्क्स या वेटेज भी दिया गया। जैसे सबसे ज्यादा वेटेज किसको है, तो लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि ऑनलाइन वाला है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा मिला है। फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर कंप्लीटिंग द वर्क ऑफ ऑल लेबरर्स रिलेटेड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑनलाइन। फिर 10 मार्क्स है स्कीम्स रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। फिर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर 10 मार्क्स है। फिर मॉनिटरिंग लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिस, टैक्स कलेक्शन, रिहैबिलिटेशन ऑफ रिलीज चाइल्ड लेबरर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स।
तो ये सारा ही अलग अलग वेटेज है और टोटल मिलाकर 100 मार्क्स में दिया है। तो मधुबनी जो है टॉप पे आता है, नालंदा आखिरी वाला आता है। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, आखिरी के 5 और पहले के 5। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट क्लियरेंस वाज गिवन टू 46 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन द मीटिंग ऑफ बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल। तो पिछले वीडियोस में मैं बता रहा हूँ बहुत सारे समिट हो रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस इन बिहार। ठीक है, तो रिसेंटली 50वीं मीटिंग हुई थी बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की, SIPB, जिसमें फर्स्ट क्लियरेंस वाज गिवन टू 46 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसका वर्थ है टोटल 820 करोड़ के आसपास। ठीक है, एंड ऑल द प्रपोजल जो भी है प्रपोजल्स, वो जो है मिनिमम जो इसका वर्थ है 2 करोड़ से कोई भी नीचे नहीं है, सब 2 करोड़ से ज्यादा ही है। ठीक है, और ये मीटिंग जो हुई थी SIPB की, ये वाज हेल्ड ऑन 10th नवंबर। ठीक है, और जो इसकी प्रोसीडिंग रिलीज की गई है 17 नवंबर में। तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट क्लियरेंस में जो 46 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स है, उसमें मैक्सिमम जो है 14 प्रपोजल कौन से सेक्टर से है, तो ये है फूड प्रोसेसिंग, मैक्सिमम है 14, जिसमें 490 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर दूसरे पे आता है 13 प्रपोजल्स 157 करोड़ के आसपास है फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइस मिल्स। ठीक है, चावल के मिल्स। फिर 12 प्रपोजल जो 115 करोड़ के आसपास में है, वो है फॉर जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिर 4 प्रपोजल्स है जिसका 38 करोड़ है फॉर हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है। ठीक है, फिर एक एक प्रपोजल है, जैसे एक प्रपोजल 102 करोड़ का, वो है टेक्सटाइल एंड लेदर के लिए है, और एक प्रपोजल है फॉर सेक्टिंग फॉर IT सेक्टर के लिए, उसमें 5.61 करोड़ खर्चा होगा, एंड 3.91 खर्चा होगा आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। तो ये सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दे दी गई है। सबसे ज्यादा जो प्रपोजल है वो है फूड प्रोसेसिंग से, उसके बाद में आता है हमारा राइस मिल से, राइस मिल, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर सेक्टर्स में। ठीक है, ये सब बातें की गई है। फिर इंपॉर्टेंट जो था डॉक्यूमेंट्स में ये भी था कि लेदर फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है सेटअप की जाएगी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना 102 करोड़ का किया जाएगा। ठीक है, लेदर एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, देयर इज ऑल्सो प्रपोजल फॉर सेटिंग अप लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 190 करोड़। ठीक है, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस, जहां सामान को रखा जाएगा, जहां एक तरह से गोडाउन, जहां पर सारे सामान आएंगे और वहां से अलग अलग जगह में भेजा जाएगा, है ना, तो वो भी बनाया जाएगा। फिर देर इज ऑल्सो प्रपोजल टू सेट अप बिस्किट एंड केक यूनिट इन हाजीपुर, ये भी वैशाली में ही पड़ रहा है, जिसमें 61 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी जो है वो पाटलिपुत्र रोड पटना में सेटअप होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, ठीक है, ये बन रहा है पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, फिर इथेनॉल के बारे में मैं बहुत बार बता ही चुका हूँ। इथेनॉल प्लांट्स आर गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड इन भागलपुर एज वेल एज इन पूर्णिया। न्यू राइस मिल जो है 9 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, जो मैं बता रहा था। तो नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, वेस्टर्न चंपारण, औरंगाबाद, पटना, बक्सर एंड शेखपुरा में 9 नए राइस मिल्स बनाए जाएंगे। फिर इथेनॉल प्लांट विल बी सेट इन नौगछिया, भागलपुर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 58 करोड़ एंड परौरा इन पूर्णिया, जो इसकी बात में कर रहा था, नौगछिया भागलपुर में और परौरा जो है पूर्णिया में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 17.30 करोड़ के आसपास में होगा। फिर वाटर पार्क जो है, वाटर पार्क, होटल, रेस्टोरेंट बेगूसराय में, क्योंकि बेगूसराय बहुत इंपॉर्टेंट है कांवरताल लेक के लिए, तो वहां पर वाटर पार्क्स और एडवेंचरस स्पोर्ट्स उसके लिए किया जा रहा है। फिर अबाउट 6 करोड़ इज बीइंग इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फूड लैब इन पटना, जहां पर मेनली टेस्टिंग होगा खाने होने का। तो साथ ही साथ होटल विल बी सेट एट नरकटियागंज ऑफ वेस्टर्न चंपारण। नरकटियागंज वो जगह है जहाँ से मनोज वाजपेयी बिलोंग करते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, होटल सेटअप होगा। फिर बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग का होगा। फिर साथ ही साथ में फिनेंशियल क्लियरेंस वाज आल्सो गिवन टू 28 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 216 करोड़। ठीक है, ये भी प्रपोजल है फिनेंशियल क्लियरेंस। और ये जो फिनेंशियल क्लियरेंस किस लिए है, तो ये जो वैसे प्रपोजल्स हैं जो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल एजेंसीज जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी क्लियरेंस दे दी गई है 216 करोड़। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा डिटेल जो था ये इन्वेस्टमेंट समिट से निकल के आया है। तो अलग अलग इससे आपके मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये सारे डेटा जो है आपके मेंस में हेल्प कर सकते हैं, साथ ही साथ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाते हैं, वो है फरक्का खेल
Kahalgaon will illuminate Bihar. That is 159 megawatt electricity will be available from 3 surrendered units. ठीक है, सरेंडर्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट जिसका कोई मालिकाना हक नहीं है किसी का भी, ठीक है, वो किसी एक के कंट्रोल में नहीं है, तो वहां से जो है बेसिकली बिहार जो है 160 के आसपास मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। ठीक है, तो इसी से ही है। और ये कहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा था, ये फरक्का कहलगांव, जो ये भागलपुर वाला रीजन है, बेसिकली हमारा बिहार और वेस्ट बंगाल का जो जंक्शन वाला पॉइंट है ना, फरक्का बैराज जो है। ठीक है, उसके बाद वहां से गंगा नदी जो है वो बांग्लादेश में चल जाती है आफ्टर क्रॉसिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वही वाला वहां से तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसको बिहार जो है बेसिकली खरीदेगा। तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज गिवन परमिशन टू परचेज पावर, ठीक है, रिगार्डिंग 24 आवर सप्लाई ऑफ 159 मेगावाट फ्रॉम जनरेशन यूनिट ऑफ फरक्का एंड कहलगांव। ठीक है, ये भागलपुर में ही आता है एक तरह से, कहलगांव वो भागलपुर है, फरक्का आपके वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, फिर ऑन द ऑर्डर ऑफ ईस्टर्न रीजन पावर कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, तो बीईआरसी हैज अप्रूव्ड द परचेस ऑफ द पावर कंपनीज। ठीक है, और जो बीईआरसी के मेंबर है टेक्निकल अरुण सिन्हा, और मेंबर जो लॉ के मेंबर है वो है पीएस यादव। ठीक है, तो ये पिटिशन जब देख रहे थे तब इनमें कहा गया था कि ये लोग जो थे फरक्का और कहलगांव वाले, वो ऑलरेडी 51 मेगावाट देने के लिए राजी थे, लेकिन उनसे और भी 107 मेगावाट देने की और बात की गई है। ठीक है, तो ये भी, तो इसी दोनों को मिला के 107 और 51 जो है उसको मिलाकर ही 159 मेगावाट बिहार गवर्नमेंट जो है मेनली परचेज करेगी। ठीक है, तो बिहार विल 159 मेगावाट ऑफ सरेंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी विच इज नॉट एलोकेटेड इन एनी अदर स्टेट। तो कोई भी स्टेट को एलोकेट नहीं था, तो वही जो है बिहार बेसिकली खरीदेगी। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन होगा बिटवीन द एनटीपीसी एंड द बिहार गवर्नमेंट। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये तो पता ही है। फिर ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में जो है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रहा। और जो बरौनी वाला हमारा थर्मल पावर प्लांट है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो पिछले उससे डिमांड की गई थी कि 100 110 220 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। ठीक है, लेकिन उसका जस्ट ओनली 5% जो है इलेक्ट्रिसिटी वो पिछले 14 महीने में बरौनी थर्मल पावर प्लांट दे पा रहा है, तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज रह गया है। ठीक है, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन इन फ्यूचर, सो देर इज अ शॉर्टेज ऑफ अबाउट 200 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट बिहार में शॉर्टेज हो रहा है, इसीलिए ये जो है बिहार खरीदेगा। तो ये इससे रिलेटेड ये न्यूज था। ठीक है, तो ये शॉर्टेज इससे फुलफिल हो जाएगा, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट कौन कौन से थर्मल प्लांट पावर प्लांट कहाँ पे है, इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, ये सब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम्स में बहुत आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है बिहार बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट इन फिश प्रोडक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बिहार हैज नाउ बिकम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन फिश प्रोडक्शन, जिसमें कहा गया कि 7.62 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ फिश इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन स्टेट एवरी ईयर। जबकि डिमांड कितनी है बिहार में, तो वो है 8.02 लाख मेट्रिक टन ऑफ फिश। तो ऑलमोस्ट हम लोग फुलफिल कर ले रहे हैं, ऑलमोस्ट। ठीक है, पूरी तरह से नहीं है। 7.62 लाख जो है प्रोडक्शन है और 8.02 लाख जो है वो डिमांड है, तो ऑलमोस्ट हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन ही गए हैं। और जो पर कैपिटा फिश कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा फिश कंजम्पशन इसका मतलब क्या है, 1% पूरे एक साल के अंदर कितना केजी मछली जो है खाता है बिहार में, तो वो कितना है, तो 6.464 केजी जो है मछली खाता है। अब ऐसा नहीं है कि हर बिहारी जो है वो मछली खाता ही होगा, लेकिन एक एवरेज रखा गया है कि हर साल ऑन एन एवरेज 1% जो बिहार का है कितना कंज्यूम करता है, तो 6.464 केजी पर ईयर। जिसमें सबसे ज़्यादा जो पहला चॉइस, पहला दूसरा तीसरा चॉइस रहता है बिहारी लोगों का, पहला रहता है कातला मछली। ठीक है, कातला, दूसरा है रोहू, एंड तीसरा है हमारा जो मृगाल। नैनी कहीं कहीं पर अलग अलग जगह में अलग अलग नाम रखे होंगे, लेकिन पहला दूसरा कातला और रोहू है। ठीक है, इसका डिमांड बिहार में सबसे ज्यादा है, बिहार के लोग यही ज्यादा खाते हैं। फिर द प्रोडक्शन ऑफ कातला फिश इन बिहार जो है 164.189 थाउजेंड मेट्रिक टन है, रोहू का है 154.794 थाउजेंड मेट्रिक टन है, मृगाल का है 107.586 थाउजेंड मेट्रिक टन। ठीक है, करेंटली जो है 37
1000 मेट्रिक टन ऑफ फिश इज बीइंग सेंट टू अदर स्टेट। तो बिहार से अलग अलग स्टेट में भी जाता है, तो कितना जाता है 37.054 थाउजेंड मेट्रिक टन ऑफ फिश। और बिहार कितना खरीदता है बाकी दूसरे स्टेट से वो भी देख लीजिए, तो 38.462 थाउजेंड मेट्रिक टन जो है सिर्फ हम लोग खरीदते हैं, और इतना मछली हम लोग बाहर बेचते भी हैं। ठीक है, बाकी जो है जितना भी है 90% जो मछली प्रोडक्शन होता है वो बिहार के लोग ही खा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा आने वाले कुछ सालों में। फिर और भी बहुत इंपॉर्टेंट मछलियां हैं जो बिहार में बहुत चलती है, जैसे कि सिल्वर कार्प जो है 80,000 मेट्रिक टन के आसपास में है। फिर ग्रास कैप है 96,000 के आसपास में है। कॉमन कार्प है, कैट फी है, पैंगियसिस फिश एवरी ईयर, ये सब जो है अलग अलग मछलियां हैं। ठीक है, जो अपार्ट फ्रॉम पहले दो जो तीन थे, रोहू कातला, इन सब के अलावा ये सारी मछलियां भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। बिहार हैज नाउ जॉइंड द टॉप 4 स्टेट। तो बिहार जो है चौथा बन चुका है टोटल फिश प्रोडक्शन इन द पूरे इंडिया में। ठीक है, फिश प्रोडक्शन में चौथा नंबर पे आ चुका है। पहले नंबर पे कौन है, तो ये डेटा श्योर नहीं हूं, लेकिन आप देख लीजिएगा क्रॉस चेक करके फिर से। तमिलनाडु, गुजरात, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, ये पहले तीन है। ठीक है, अब इनका रैंकिंग चेंज होते रहता है, लेकिन तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल है। एंड चौथे नंबर पे बिहार आ चुका है। ठीक है, जबकि ये तीनों जो स्टेट है ये बेसिकली कोस्टल स्टेट है। बिहार जो है कोस्टल स्टेट नहीं होने के बावजूद भी टॉप 4 पे आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, वो है एवरी हाउस विल बी सर्वे टू एक्सेस लीकर बैन इन इंडिया। सॉरी, बैंक नहीं होगा, लीकर बैन। जो शराबबंदी हुई थी तो उसका सर्वे किया जाएगा, तो कि उसका किस तरह से प्रभाव पड़ा है। ठीक है, पॉजिटिवली नेगेटिवली सब कुछ देखा जाएगा कि लीकर शराबबंदी के बाद में क्या हुआ, चेंजेस क्या चेंजेस आया है सोसाइटी में। तो ऑन द ओकेजन ऑफ डी एडिक्शन डे ऑफ नवंबर 26, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना है याद। डी एडिक्शन डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बोला कि कास्ट सर्वे हुआ, तो उसी तरह से जो भी लिकर बैन हुआ था, शराबबंदी हुई थी, उसका भी इम्पैक्ट देखा जाएगा, उसका भी सर्वे किया जाएगा। साथ ही साथ में बहुत सारा व्हीकल्स भी लॉन्च किया गया प्रमोशन के लिए, जहां पर इसमें शराबबंदी को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिलीज्ड इन February 23 में कहा गया 99% ऑफ वीमेन, ठीक है 99% और 92% ऑफ मेन आर इन फेवर ऑफ दिस शराबबंदी। ठीक है, अब जो 1% और इधर में 8%, वो ऑब्वियसली वो खुद पीते होंगे, इसीलिए वो फेवर नहीं करते, या फिर दूसरा कारण भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो बिहारीज है वो उसको सही मानते हैं। थ्रू दिस सर्वे इट विल नो हाउ मेनी पीपल्स हैव गिवन हैव अल्कोहल कंजम्पशन, कितने लोगों ने शराब छोड़ दिया है। बिसाइड अ रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन फैमिली एंड सोसाइटी विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड। फिर सोसाइटी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बच्चों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इस पर डिबेट किया जा सकता है कि हाँ रेवेन्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा पैसा जनरेट होता है, लेकिन अगर सोसाइटी के नज़रिए से देखा जाए, सेफ्टी के नज़र से देखा जाए, एक सोसाइटी तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारा शराबबंदी का। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोहिबिशन प्रोडक्ट्स एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दिस टाइम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर दिस आल्सो। तो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे पूरे देश से, जहाँ स्टडी किया जा सकता है कि अल्कोहल फ्री स्टेट कैसा होता है, उसका सोसाइटी किस तरह से होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जिसमें ऐसा नहीं है कि हर घर में जाके इसको सर्वे किया जाएगा, सर्वे का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो है क्या किया जाएगा, 25,000 हाउसेस सेलेक्ट किया जाएगा सारे जिलों से। ठीक है, वहां पर सिलेक्ट और उनको सर्वे किया जाएगा, 25,000 वो रैंडमली चूज किया जाएगा। ठीक है, अब 40 लोगों का इंटरव्यू भी लिया जाएगा रैंडमली, अलग अलग फोकस ग्रुप से, महिलाओं से पूछा जाएगा, बच्चों से, बुजुर्गों से, अलग अलग फोकस ग्रुप से इंटरव्यू भी लिया जाएगा कि एक अंदाजा आ सके। ठीक है, फिर फ्रॉम द सर्वे ऑफ 2018 जो था, इट वाज फाउंड दैट 1,64,00,000 पीपल हैव स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, ये भी पता किया गया है। तो और जो रिसेंट 2023 वाला आया था उसमें पता किया था 1,82,00,000, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी मतलब लोग शराब पीना कम कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। ठीक है, तो इट इज नोट वर्दी दैट लिकर बैन इज इम्प्लीमेंटेड इन द बिहार कब आया था 2016, इसके बारे में तो स्टेटिकली आप लोग पता ही होगा। और ये डिमांड किया था फीमेल्स लोग, वीमेंस लोग डिमांड की थी कि इसको शराबबंदी
करने के लिए, है ना। तो ये बहुत इसका जो डेटा है इंपॉर्टेंट है सर्वे में, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ जाते हैं, वो है चीफ मिनिस्टर लेड फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन दरभंगा। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार प्लान टू रीडेवलप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, जिसकी हालत बहुत सही नहीं है, बहुत ही खराब है एक्चुअली। तो उसको रीडेवलप किया जाएगा, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 2742 करोड़। ठीक है, इसको पूरी तरह से रीडेवलप किया जाएगा और पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा। साथ ही साथ में एजुकेशनल बिल्डिंग, क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज भी है ना। तो एजुकेशनल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल ऑफ एनरोलमेंट ऑफ 250 एनरोलमेंट पर ईयर। तो ये जो नीट के थ्रू जो यूजी का होता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का, तो 250 सीट रखी जाएगी। फिर 2100 बेडेड हॉस्पिटल्स होगा। फिर साथ ही साथ ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो होगा ही रीडेवलप, साथ ही साथ गवर्नमेंट महारानी रामेश्वरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो मोहनपुर में है, उसका भी फाउंडेशन स्टोन नीतीश कुमार जी ने रखा है जब दरभंगा गए थे। तो चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड वेरियस स्कीम्स इंक्लूडिंग 400 बेड सर्जिकल ब्लॉक। ठीक है, सर्जिकल ब्लॉक जो कि है 194 करोड़ की कीमत लगी है। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड दीदीज किचन। इसके बारे में भी मैं अगस्त और नवंबर, जो अगस्त एंड सितंबर वाला करंट अफेयर्स था उसमें डिटेल में बताया था दीदीज किचन। तो बेसिकली कुछ महिलाएं हैं जो जो ऑब्वियसली खाना बनाना अच्छा जानती है। तो दीदीज किचन एक तरह से कैंटीन है जहाँ पर बहुत सस्ते रेट पे अच्छा और पौष्टिक खाना मिलेगा जो भी पेशेंट है, और साथ ही साथ जो पेशेंट को देखने के लिए जो रिलेटिव्स या उनके परिजन आते हैं उनको भी खाना मिल जाएगा तो सस्ते रेट पे। और इनको क्या है, जो भी महिलाएं उसमें काम कर रही है उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। तो इसी के लिए ये दीदीज किचन उससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलीज मॉडर्न टाइम टेबल। ये स्कूल्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2023 में ही ये मॉडल टाइम टेबल लॉन्च किया है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट रिलीज द मॉडल टाइम टेबल फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट। ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल चाहे तो फॉलो करें या ना करें। ठीक है, और ये जो है इफेक्टिवली कब से लागू हो जाएगा, तो दिसंबर 1 2023 से ही ये लागू हो चुका है। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, मॉडल टाइम टेबल जो है बेसिकली स्कूल कब से कब होगा, तो द स्कूल विल ओपन फ्रॉम 9। ये 9 बजे मेनली क्या होगा, 9 बजे स्कूल की गेट बंद हो जाएगी। 9 बजे के बाद आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। और कब तक चलेगी, जनरली जो क्लास होगा 9 से 3:30 बजे तक होगा, सुबह के 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ठीक है, 9 से 3:30 बजे तक। अब उसमें अलग अलग चीजें होंगे, जैसे कि देख सकते हैं पहला जो आधा घंटा है 9 से 9:30 बजे के बीच में, वहां पर प्रेयर होगा। ठीक है, प्रार्थना। फिर योगा, एक्सरसाइज, ड्रिल्स वगैरह, ये सब पीटी ड्रिल्स, ये सब पहले आधा घंटा में होगा। फिर टाइम हो जाएगा 9:30, फिर 9:30 से 10:10, यानी 40 मिनट का एक एक पीरियड होगा। तो पहला पीरियड होगा, फिर 10:10 से दूसरा पीरियड होगा, फिर 10:50 से 11, 11:30 बजे तक तीसरा, और 11:30 से 12:30 तक होगा हमारा तीसरा चौथा पीरियड। फिर चौथा पीरियड के बाद में जो मेनली मिड डे मील वाला जो कार्यक्रम है या रिसेस, ठीक है, टिफिन लंच आवर जो बेसिकली होगा, तो लंच आवर भी जो होगा वो भी 40 मिनट का होगा। इंटरवल जो होगा वो भी 40 मिनट का होगा। ठीक है, खाने के लिए बच्चों के। फिर उसके बाद पांचवा पीरियड शुरू हो जाएगा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां पीरियड ये चलेगा। हर पीरियड जो है 40-40 मिनट का हुआ। जो क्लास शुरू हो रहा है 9 बजे से 3:30 बजे के बीच में, पहला जो आधा घंटा होगा वो प्रेयर, योगा, एक्सरसाइज वगैरह होगा। मिड डे मील भी 40 मिनट का होगा। तो ये सब तो मॉडल टाइम टेबल यही है। फिर इसके साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि schools will not be able to make any changes at their level। तो स्कूल ये जो है गवर्नमेंट स्कूल है, अपने अलग अलग स्कूल अपना अलग अलग नियम नहीं कर सकते, ये सिर्फ सरकारी स्कूल के लिए। ठीक है, और वो चेंज खुद से नहीं कर सकता, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट चेंज करेगी तभी चेंज हो पाएगा। ठीक है, देन अदर क्लासेस विल नॉट बी सस्पेंडेड। और ये भी बताया कि जब एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जब एग्जाम होता है, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह जो यूनिट टेस्ट होता है, उसमें बाकी क्लास नॉर्मली चलेंगे। ठीक है, एग्जाम हो जाएगा मॉर्निंग में, उसके बाद बाकी जो क्लासेस होंगे वो नॉर्मली होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन जो होगा होल एक्टिविटी डे होगा पूरे दिन। ठीक है, टीचिंग वर्क विल बी डन आफ्टर लंच। ठीक है, तो सुबह से लेकर
उसमें भी पूरे दिन क्लास होगा 9 से 3:30 बजे के बीच में, और पहला जो 4 पीरियड उसमें अलग अलग एक्टिविटीज वगैरह किए जाएंगे। दिस विल बी फॉलोड बाय मीटिंग विद चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग जिसको पीटीएम्स बोलते हैं, वो सब भी सैटरडे को, शनिवार के दिन ही पेरेंट टीचर मीटिंग भी होगा। फिर संस्कृत बोर्ड और जो गवर्नमेंट उर्दू स्कूल है, ये भी, इसको भी, इन दोनों स्कूल्स को, अलग अलग जो भी सरकारी स्कूल्स है सबको ही फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो मिशन दक्ष है, मिशन दक्ष क्या है, जिसमें वैसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं है, जो वीक है, ठीक है, पढ़ाई में वीक नहीं है, उनके लिए स्पेशल क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस कंडक्ट की जाएगी जो 3:30 बजे से लेकर मेनली 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, 3:30 बजे से एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो भी वीक बच्चे जो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाएगा। और ये जो बेसिकली है, ये क्लास 3 से लेकर 8 क्लास के बीच में है। ठीक है, क्लास 1-2 के बच्चों के लिए नहीं है, ये क्लास 3 से लेकर 8 या फिर 12 तक भी ये बहुत स्कूलों में ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो मिशन दक्ष उससे रिलेटेड है, वीक स्टूडेंट के लिए। एंड टीचर विल लीव एट 5 PM। तो टीचर का ड्यूटी देख सकते हैं कि 9 बजे तो उनको अपना एंट्री करना है और 5 बजे उनकी छुट्टी होगी। तो जिस तरह से ऑफिस आवर्स होता है उस तरह से उनको भी काम करना होगा। इससे ज्यादा ही काम करना होता है, क्योंकि 9 बजे से पहले आना होता है, 5 बजे के बाद जाना होता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है मॉडल टाइम टेबल। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, ये है हमारा चीफ मिनिस्टर ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज इशूड नोटिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम, और इसमें स्कीम जो है विल बी ऑपरेशनल टिल 25-26। ठीक है, 25-26 जो हमारे ईयर है वहां तक होगा। ये स्कीम में क्या मेनली किया गया है, तो अंडर द स्कीम 7 बेनिफिशियरीज पर ब्लॉक, हर ब्लॉक से 7 बेनिफिशियरीज चूज किए जाएंगे। ठीक है, हु विल बी गिवन अ ग्रांट ऑफ 5 लाख फॉर द परचेस ऑफ अ बस। ठीक है, तो 5 बेनिफिशियरीज चूज किए जाएंगे हर ब्लॉक से, और उनको 5-5 लाख रुपया का ग्रांट मिलेगा। ठीक है, ग्रांट, उनको पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रांट का मतलब होता है पैसा आपको चुकाना नहीं है, लोन नहीं है, ये ग्रांट है। ठीक है, तो हर ब्लॉक से 7 बेनिफिशियरी चूज किया जाएगा। 7 बेनिफिशियरी चूज करने का जो है सिस्टम, वो देख सकते हैं कि ब्लॉक वाइज, कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस मिलेंगे, अलग अलग कैटेगरी वाइज होगा। ठीक है, एंड सिलेक्शन बेनिफिशियरीज अंडर द स्कीम में प्रेफरेंस आफ्टर कास्ट, जो है कास्ट तो पहले देखा जाएगा, इसमें ज्यादातर चांस जो है वो पिछड़ा जाति को ही मिलेगा। फिर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू विथ दोज हैव मैक्सिमम मार्क्स, और वो भी देखा जाएगा कि कास्ट तो पहले देखा जाएगा, साथ ही साथ दूसरा चीज देखा जाएगा कि कौन कितना एजुकेशन किसको ज्यादा मिला होगा। ठीक है, एजुकेशन मेरिट पोजीशन भी देखा जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे ही छोटा सा टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसपे वो उनको बेनिफिशियरीज को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा उसको ग्रांट मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर टाई होता है, मार्क्स अगर सेम होते हैं, तो जो भी ओल्डर पर्सन होगा, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, द लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल द वेबसाइट ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे इसका लिंक अवेलेबल है। तो अलोंग विद द एप्लीकेशन क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा बेनिफिशियरीज को, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ देना पड़ेगा, है ना। बस चलाने आना चाहिए, ये सब कुछ, ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी जाके ही ये सब दिया जाएगा। फिर हर एप्लीकेंट अगर चूज मतलब सेलेक्ट हो जाता है, उसको एक यूनिक नंबर मिलेगा। एंड द परचेस्ड व्हीकल कैन नॉट बी सोल्ड फॉर 5 years विदाउट द रिटन अप्रूवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, फिर उन बेनिफिशियरीज को 5 लाख रुपए ग्रांट मिलेगा, जिससे वो बस खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पैसा मिलकर वो दूसरा कुछ कर सकते हैं, उनको बस ही खरीदना पड़ेगा, और मिनिमम 5 साल तक वो उसको बस को बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर करना भी है तो सब डिविजनल ऑफिसर से रिटन अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए 2025 तक ये स्कीम चलाई जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, तो गवर्नमेंट जो है बेसिकली, अब देखते होंगे कि गांव देहात में बेसिकली बस सर्विसेज बहुत ज्यादा नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। एक बस जाता तो दूसरा बस आने में आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ता है ना। तो इससे बस गरीब जो इंसान है उसको मिल जाएगा, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, साथ ही साथ में जो आम पब्लिक है उसको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। तो बहुत
इजी हो जाएगा। फिर जो डिपार्टमेंट है 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी है, ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से सिलेक्ट हो जाएगा। 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी भी है, विल बी फॉर्म्ड टू सेलेक्ट द बेनिफिशियरीज। ठीक है, तो जो हेड कौन करेगा इस कमेटी को, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेड करेंगे। ठीक है, जो डीएम होंगे बेसिकली। फिर वाइल द डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलप ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, ठीक है, तो डीएम होंगे सिलेक्शन कमेटी के हेड, फिर डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर होंगे और डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होंगे, ये 3 मेंबर्स होंगे। यही तीनों जन जो है सिलेक्ट करेंगे हर अपने डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 मेंबर्स तो होंगे, लेकिन हर ब्लॉक से 7 होंगे। तो मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 ब्लॉक है, तो 10 में से कितने बेनिफिशियरीज हो गए, तो 70 बेनिफिशियरीज को मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो 70 बेनिफिशियरीज को चूज होगा। फिर आफ्टर द परचेस ऑफ द बस, द डॉक्यूमेंट रिलेटेड to it will have to be submitted by the DTO office, and after the necessary checking, the amount will be sent online by the to the beneficiaries account by DTO। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ट्रांसपोर्ट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे 2023 के, वो हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला पार्ट भी अगर आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल ही जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दिसंबर महीने का, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।